रिकॉर्डिंग मैसेज गया क्या आप लोगों को? हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज किया है क्या? यस सर। ओके ओके सर, चलो डन। ओके नील, सोभिक, विश्वजीत, चलो ज्योति। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर बिजनेस लॉ में? टुडे बिजनेस लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे सर अबाउट व्हाट, अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत लोगों को मैंने ऑलरेडी सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिविजन्स के लिए सेंड कर दिया, जिन लोगों को रिविजन्स करना है, सामने एग्जाम है उन लोगों के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर एकदम डिटेल्स में सेल ऑफ गुड्स सीखेंगे। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिटेल्स में सीखना तो है, बट सबसे पहले एक चीज़ तो आपको ज़रूर बताएंगे सब कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया है, क्यों पढ़ना है ना। तो इन सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली 1930 में आया है। और इसको लाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था, एक्चुअली पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही हो जाता था। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेंटेन हो जाता था सर। लेकिन जितना बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता गया, लेन देन बढ़ता गया, परचेज सेल अमाउंट बढ़ता गया, बिजनेस वर्ल्ड एक अलग लेवल बनाया। जितना बिजनेस लेवल बढ़ता गया उतना धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लगा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बिजनेस को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो साहब? नील, विश्वजीत, ज्योति, बात समझ में आ रहा है ना? यस तो जैसे जैसे लॉ को लगा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट इनफ, मतलब ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट इनफ टू हैंडल द बिजनेस सिनेरियो, तो जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जो कंट्री को रन कराते हैं उनको लगा कि एक लॉ आना चाहिए। तो बेसिकली 1930 मतलब ब्रिटिश एरा है ना, 1930 का मतलब है ब्रिटिश एरा। मतलब ब्रिटिश तब एकदम आसमान छू लिया था, बट एक प्रॉब्लम भी आ गया था ब्रिटिश के साथ कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा आंदोलन हो जा रहा था। आंदोलन मतलब बेसिकली भारत छोड़ने के लिए, ब्रिटिश बहुत हो गया भारत, बट अब जाओ, बट जो भी हो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वी विल टॉक अबाउट ओनली बिजनेस पार्ट। तो ये 1930 में जो बिजनेस लॉ बनाया गया, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स को एक अलग लेवल में जगह मिला, जिसमें आपको पूरा बिजनेस को संभालने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको कैसे हेल्प करता है। ठीक है, एज ए चार्टर्ड, एज ए सी एस, एज ए सी एम ए, यू ऑल मस्ट नो कि हाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्चुअली हेल्पिंग द बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस टू स्मूथली रन द बिजनेस। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, एंड बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आप लोगों को बिजनेस लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सीखने को मिलेगा। चलो सर, देरी नहीं करना है, फटाफट आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बार बता देते हैं। अच्छा, मुझे एक बार कंफर्म करना कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। यस सर। कैसा? जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा सा पेन ले लो। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर इजीली, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, 1930, दिख रहा है ना? ओके, तो बेसिकली ये एकदम स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखो क्या बताता है। मतलब आज आपको पूरा ओवरव्यू पता चलेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो सिंपली क्या कह रहा है सर, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, वो कैसे बनता है। बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझना है, तो आपको कुछ और चीज़ें भी समझना होगा। जैसे कि यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, इसका स्कोप क्या है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का स्कोप आपको समझना पड़ेगा। कुछ सर्टेन टर्म्स है, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, यू मस्ट नो। ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंक्शन ऑफ सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेल जैसा और भी देखने में कुछ चीज़ें होते हैं, लुक लाइक ए सेल बट नॉट एग्जैक्टली सेल। तो सेल के साथ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फॉर्मेलिटीज करना होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है, एसेट ऑफ प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो कैसे डिसाइड होता है और उसके बारे में लॉ आपको क्या समझाते हैं। ओके, तो ये था लर्निंग आउटकम्स। अब हम लोग यूनिट ओवरव्यू में भी देख लेते हैं एक बार कि आपको क्या क्या इसके अंदर जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन में एकदम क्लियर कट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आपको एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे। ऐसे ये एग्रीमेंट क्या है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा, बट जिन्होंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट क्या है ऑलरेडी जान चुका है ना सर। ऑलरेडी जान लिया कि व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सर ऑफर प्लस क्या रे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है ना। इन सिंपल, दो इंसान होते हैं, दो पार्टी होते हैं, एक से ऑफर चलता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस होगा ना, यहाँ पर भी ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, बट इस केस में ऑफर एक्सेप्टेंस में कौन आ जाएगा सर, इस केस में ऑफर एक्सेप्टेंस में कौन आ जाएगा, बायर एंड सेलर। थैंक यू सर, बायर एंड सेलर आ जाएगा। इस केस में बस एक ही एक्सेप्शनल आएगा, नॉर्मल ऑफर एक्सेप्टेंस में एनी पार्टीज हो सकते हैं, कोई भी टू पार्टी, एनी टू पार्टीज आ सकता है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट में। बट जब बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट की हो तो उसमें बायर एंड सेलर का कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल है सर। मतलब एक तरफ होंगे बायर, दूसरी तरफ होंगे सेलर, मतलब एक होगा खरीदने वाले, दूसरा होगा बेचने वाले। इट्स लाइक सिंपल, अगर ऑनलाइन में ही कुछ चीज़ आप बाई करना चाहते हो, ठीक है, कहाँ जाना है जल्दी बताओ, कहाँ जाए कहाँ जाए, हाँ अमेजन पे चले, चलो चलते हैं। सपोज आपको अमेजन से ही कुछ परचेस करना हो, ठीक है, तो आप अमेजन के साइट में जाते हो, यहाँ पर आपको जो पसंद की चीज़ें हैं वो आप खरीदते हो। तो आप यहाँ पर कौन बन गए सर, आप अमेजन एक एक साइट है ना, बायर। आप बायर बन गए, और अमेजन कौन बन गए सर, सेलर। सेलर, ठीक है। सपोज मानो आपको ये घड़ी खरीदना है, ठीक है, आपको ये घड़ी खरीदना है, मुझे नहीं पता अच्छा है बुरा है, मैं थोड़ी ना घड़ी का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ऐसे 7-8 हज़ार दाम बता रहे हैं, अच्छा ही होगा शायद, ठीक है। तो ऐसे आमिर खान वो 3 इडियट्स में बताते हैं ना कि उसका उसका किसी एक का था, वो करीना कपूर का फियांसे का घड़ी था 2.5 लाख की, तो बताते मेरा तो 250 की है, बट सही टाइम बताते हैं। तो वट एवर, दाम अलग बात, बट पॉइंट इज दैट ये घड़ी जो है 7 हज़ार की हो, 8 हज़ार की हो, 7 लाख की हो, फर्क नहीं पड़ता, ये अमेजन वाले हमें सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अमेजन तो मीडिएटर भी है, आपको कोई और भी सेल करता है, यहाँ पर आपको सेलर दिखेगा, मतलब अमेजन भी किसी और से लेके सेल करता है। आपको इसके अंदर दिखाते हैं सर, ये देखो, सोल्ड बाय, कौन दिखा रहा है सर, VRP टेलीमेटिक्स दिख रहे हैं, एंड फुलफिल्ड बाय अमेजन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, हेलो, यस सर। है ना, सोल्ड बाय VRP टेलीमेटिक्स एंड फुलफिल्ड बाय अमेजन, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन हो गया, सेलर हो गया। इनसे ही लेके ये लिस्टेड है अमेजन पे, ठीक है, ये अमेजन पे लिस्टेड एक बिजनेसमैन है जो अपना प्रोडक्ट अमेजन के थ्रू से सेल करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीमित, ऐसे कई बार ऐसे होते हैं कि आपको ये वाला सेलर छोड़ के और भी सेलर दिख जाता है, ठीक है, और भी सेलर दिख जाता है, मतलब कई बार एक से ज़्यादा भी सेलर दिखता है, डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है, कितना सेलर अमेजन में लिस्टेड है, ठीक है। लेकिन आपके लिए कौन सेलर है, आपके लिए अमेजन ही सेलर है, बिकॉज आप थोड़ी ना सेलर को ढूंढने जाओगे, आपको आपको नहीं पता कौन है ये VRP टेलीमेटिक्स, यू डोंट नीड टू नो दैट ऑल्सो, ठीक है, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप क्या सोचोगे कि भाई मेरे को तो अमेजन ने सेल किया, वो अलग बात की अमेजन आपको बेचा, आपसे कुछ पैसा लिया, अमेजन इनका प्रोडक्ट बेच रहा है, इनसे भी कुछ पैसा लिया, 8 हज़ार की प्रोडक्ट इसको बेचने में शायद अमेजन 500 आपसे, 500 से, 1000 टका प्रॉफिट अमेजन शायद खुद ही कर लिया हो, या 500 रुपीज प्रॉफिट कर लिया हो, डिपेंड करता है अमेजन का बिजनेस पॉलिसी पे, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिजनेस को देख रहा है। तो वो अमेजन का बिजनेस पॉलिसी है, उससे हमें करेंटली कोई लेना देना नहीं है, बट हमें लेना देना जो है, हमें बेसिकली एग्रीमेंट का लेना देना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट डे टू डे बेसिस में हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है सर, एकदम जुड़ा हुआ है, कि हम कुछ ना कुछ बाय करते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते हैं, कभी हम बायर साइड में होते हैं तो कभी हम सेलर साइड में होते हैं, है ना सर। आप जब परचेस करते हो आप बायर बन जाते हो, बट आप सेल भी तो कर सकते हो।
अब कभी बिजनेसमैन की जगह में भी तो हो सकते हो किसी ना किसी प्रोडक्ट में। नहीं सर हम जॉब करते हैं, अलग बात है, ठीक है। बट अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप भी सेल कर सकते हो, है ना। तो आपका कोई दुकान हो तो आप भी सेल करते होंगे, आपका कोई प्रोडक्ट हो, आपका कोई सर्विसेज हो। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर गुड्स के ऊपर ही मेनली बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। तो बायर सेलर रिलेशनशिप जो एग्रीमेंट बनता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक बहुत बड़ा बात है। सेकेंड पॉइंट क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक मैटर है। सर व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि जब गुड्स, जैसे मानो एक सिंपल बात है, ये गुड्स है ना सर, ये गुड्स कहाँ पर है? ये गुड्स आपको जो दिख रहा है, ये घड़ी जो है, ये घड़ी कहाँ पर दिख रहा है आपको? किसके पास है ये घड़ी? ये किसका प्रॉपर्टी है? जल्दी बोलो। अमेजोन का। ये प्रॉपर्टी अमेजन की है, ठीक है, आपके लिए अमेजन का है। अब अमेजन बोलेगा मेरा नहीं है, ये सेलर का है, बट आपके लिए प्रॉपर्टी अमेजन का है। जब ये प्रॉपर्टी आप खरीद लोगे तब ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगा, जब आप इसका दाम दे दोगे जिस दाम पे अमेजन दाम बता रहा है, ठीक है, 7,500 या 7,900 जो भी दाम बता रहा है। इफ यू पे दिस प्राइस देन अमेजन विल ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू यू, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगा। सिंपल बात है सर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, सिंपल बात है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा सर, ऐसा बहुत सारा केसेस होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है बट सेल नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक होता है सर इमीडिएट ट्रांसफर जिसको सेल बोलेंगे, और एक होता है येट टू बी ट्रांसफर्ड जिसको एग्रीमेंट टू सेल होता है। क्या बोलते हैं सर? एग्रीमेंट टू सेल, येट टू बी ट्रांसफर्ड। जैसे येट टू बी ट्रांसफर्ड में बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर एग्रीमेंट टू सेल। जैसे क्या चीज बताया जाए आपको एग्रीमेंट टू सेल पे? बोलो क्या चीज बताया जाए, कौन सा एग्जाम्पल देने से मजा फ्यूचर आएगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड सर, इट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इफेनो तो है ही, जो स्टॉक मार्केट इफेनो वो है, बट उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी गुड्स पे बात करना चाहता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो स्टॉक सर मार्केट चलता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ ये अच्छा बोला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वेरी गुड विश्वजीत, तेरा तो दिमाग एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सर, इसी तरह के हेल्प करते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे? हाँ ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा सर। देखा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सर व्हाट इज दिस? सर इसी को लेके तो इतना ज़्यादा मतलब मतलब क्या बोले सर, सर दंगा हो गया दंगा नहीं, मतलब क्या बताएं, आंदोलन हो गया। आंदोलन समझते हो ना? अरे कहाँ पर वो, हरियाणा बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे 1 साल तक फार्मर्स लोग अपना आंदोलन चला रहा था, अभी भी शायद है, बट अभी थोड़ा शांत हो गया बिकॉज गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा था। आप समझ रहे सर? सर लेकिन एक तरफ से अच्छा, हाँ बोलो। एक तरफ से अच्छा भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक तरफ से अच्छा भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा ही है, क्या प्रॉब्लम है? ये सर इसमें मतलब ये क्या किसान को फायदा बहुत है। उसका हाँ मतलब सेल हो जाता है तुरंत। हाँ तुरंत सेल हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट ओपन उसको करना चाहिए ना। हाँ, उसको उसको मार्केट ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ उसको अच्छा खासा प्रॉफिट है। सही दाम मिलेगा उसको, लोगों को खेती में इंटरेस्ट आएगा, दिलचस्पी मिलेगा, इनोवेशन आएगा। करेंट जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये सिस्टम तो दया पे चलने वाला सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि करेंटली जो एग्रीकल्चर हमारे देश में चलता है, स्पेशली फॉर मार्जिनल फार्मर्स, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा, जिनके पास ज़मीन वगैरह कम है, ठीक है, जो गरीब चाषी है, ठीक है, जो गरीब किसाने हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो अपना प्रोडक्ट या अपना जो भी खेती है, चाहे वो चावल उगाए, सब्जी बनाए, ठीक है, अपने प्रोडक्शन करे, खेती में गेहूं प्रोडक्शन करे, वॉट जो भी उसका प्रोडक्शन हो, वो बस ये चाहता है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी दे दे, ठीक है, थोड़ा सा खेती में कुछ सार वगैरह डालने का पैसा दे दे, कुछ लोन दे दे, और मैं कैसे भी करके थोड़ा पेट गुजार लूँ। ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है इवन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया बहुत फर्टाइल भी है, और इतना फर्टाइल लैंड को हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे सर। आप समझ रहे सर सर? बहुत सारा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहा है, पतंजलि, हाँ और ये सब। पतंजलि चाहता तो है, वो लोग करता भी है, ठीक है, तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ये सब फार्मिंग है। पतंजलि सब बिहार में ही करता है। हाँ करता है, आई नो, इवन वेस्ट बंगाल में भी करता है। तो
सर लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका बेनिफिट सभी किसानों तक पहुंचना चाहिए, सभी किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसमें क्या होगा, मार्केट फार्मर्स के लिए ओपन हो जाएगा, मार्केट फार्मर्स के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर मार्केट एक बार फार्मर्स के लिए ओपन हो जाए ना सर, तो फार्मर्स भी ना अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेगा। ऐसे तो वो है ही एंटरप्रेन्योर, रिस्क उठा के ही तो करते हैं फार्मिंग। चाहे मार्केट में कुछ भी दाम मिले, वो खेती तो करता है। कोई बोलता है कि उसको तो खेती छोड़ के कुछ आता नहीं है। अरे भाई सोचो कि कभी फार्मर्स अपना खेती करना बंद कर दिया तो बाकी लोगों का क्या होगा? ये जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं, इनका क्या होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? जो सिटी में हम लोग रहते हैं, हाँ, हम लोग जो सिटी ड्वेलर्स हैं, हम लोगों को क्या मिलेगा खाने में? कभी सोचा आप लोगों ने? पत्थर खाएंगे, कंक्रीट खाएंगे, बिल्डिंग तोड़ के खाएंगे क्या? शहर में तो खेती नहीं होता। तो ये जो शहर का लोग जीते हैं ना, ये गांव का दान है, ये भूल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है, मतलब सीरियसली ये मेरे को कई बार ऐसे लगते हैं, सिटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली जॉब करते हैं। हाँ सर, हम आप जैसे लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट जॉब, ऐसे क्या बोलते हैं सर, कॉर्पोरेट जॉब। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद गांव का हूँ बट रहता हूँ शहर में। मेरा भी प्रोफेशन जो भी है, आप लोग जानते हो, शहर से ही चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो सच्चाई है उससे मुंह घुमा ले, है ना। सच्चाई क्या है कि हम सिटी में रहते हैं क्योंकि गांव हमें सर्व करते हैं। अगर पेड़ में दाना नहीं पड़ेगा ना, तो हम देखेंगे कि सिटी का लोग कितना एंटरप्रेन्योर बनते हैं। हाँ, क्या बोलते हो सर? अगर पेड़ में दाना नहीं पड़ता है ना, दाना समझते हो, चिड़िया को दाना डालते हैं ना सर, हाँ, खाना, कैसे? भोजन। हाँ, दाना मतलब खाना। तो भोजन, भोजन कहाँ से मिलता है? वही गांव का लोगों से। अब कोई बोलेगा सर गांव का लोग अगर खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे वही तो कहना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा उनके साथ हो रहा है कि उनको करना पड़ता है, और दे फील दैट कि और क्या आता है, बस यही तो आता है। मतलब उनका सोच ही कुछ ऐसा है, गरीब सोच टाइप, ठीक है, और क्या आता है। लेकिन वो प्राउडली नहीं करता काम को। हमें राइट सर? सच बताना, जो किसान है क्या वो सीना चौड़ा करके बोलता है? जैसे लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं ना, सपोज समवन employed in TCS, in Infosys, in Cognizant, in Genpact, huh? They proudly say that PwC, KPMG, Deloitte, huh? I'm in PwC, I'm in KPMG, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे आप लोग भी आगे आगे ऐसे ही सोचोगे ना, हाँ, कि मेरे को तो बिग फोर में मिल गया, पता है मेरे को बिग फोर में मिल गया। तो जो सोच एक कॉर्पोरेट जॉब वाले को आता है, क्या वो सोच एक किसान को नहीं मिलना चाहिए? हाँ, एक किसान का बेटा छाती चौड़ा करके नहीं बोल सकता कि मेरा पापा किसानी करते हैं, हाँ, भारत के लोगों का पेट भरता है? क्या वो बोलेगा नहीं हम तो गरीब किसान हैं, सरकार हमें थोड़ा सब्सिडी दे दो, बस हमारा जिंदगी गुजर जाए, बाल बच्चा को खाने को मिल जाए? अरे भाई, जो खाना खिलाते हैं उसी कोई दया में जीना पड़ेगा। आप समझ रहे हो सर? इनका फ्रीडम बहुत जरूरी है। अब कैसे मिलेगा? बिल को क्या चेंज करना चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को दिमाग में इतना सोच नहीं है। अगर होता तो मैं वहीं पर होता ना, पार्लियामेंट में होता लेकिन मैं अपना तो अपना पंजाब के लोग सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में ही होता है, वहीं का लोग हाँ, सब। और वहीं के लोग विरोध कर रहा है सर। आप समझ रहे हो? बिकॉज मार्केट ओपन हो जाएगा तो फिर मोनोपोली कम हो जाएगा ना मार्केट ओपन हो जाएगा तो मोनोपोली कम हो जाएगा। तो मार्केट को क्यों ओपन करे कुछ लोगों के पास बस पैसा रहे। इसलिए पंजाब हरियाणा का जो किसान होते हैं ना, वो भारत का 15% किसान ऑलमोस्ट है हरियाणा पंजाब में, जो खेती करता है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दे आर हाईली प्रॉफिटेबल फार्मर्स। बुलेट लेके, ट्रैक्टर लेके, मर्सिडीज लेके, BMW लेके घूमने वाले किसान हैं, ठीक है। बट ये पार्ट्स ऑफ किसान जो हैं सर, कुछ लोग ही होते हैं जो बड़ा किसान होता है। चाहे किसान बड़े हो चाहे किसान छोटे हो, मार्केट सबके लिए ओपन कर दो ना भाई। भाई जिसको जहां से कंपनीज, जहां से जो चीज़ खरीदे, खरीदना चाहता है खरीदेगा। ये सब्सिडी देगा, वो मार्जिन देगा, ये मार्जिन देगा। अरे क्या मार्जिन? मार्केट में बहुत डिमांड है, किसान अपना भाव लगाए और दुकान, मतलब जिसको लेना है वो लेके जाए। मतलब वाई वी डोंट ट्रीट देम लाइक अ बिजनेसमैन? वो भी, उनको भी बिजनेस करने का मौका देना चाहिए। और गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी, क्योंकि किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इसके लिए गवर्नमेंट उनके बिहाफ में करेगा काम। बिल में तो ऐसा ही बोला हुआ था, मैं जितना पढ़ा था।
ठीक है। बट जो भी हो, हुआ नहीं सर, वो रिपील होगा फिर से, पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ भी करेगा फिर से बवाल मचेगा। डोंट नो, अब फॉर अगेंस्ट में मैं डिबेट नहीं लड़ना चाहता, बट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना सर? आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये एकदम सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, सपोज मानो कि आपको, सपोज आपका शुगर केन का फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है सर? शुगर केन का नहीं, शुगर मिल है आपका, मतलब चीनी का मिल है आपके पास। तो आपके पास चीनी का मिल है, तो आपका चीनी कहाँ से बनेगा? जल्दी बोलो। शुगर केन से। शुगर केन से बनेगा। तो अपना भारत में शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ अच्छा होता है? बिहार। हाँ, और कहाँ होता है? बिहार, मध्य प्रदेश, हाँ, बिहार में होता है, एमपी में होता यस। है, ठीक है, यूपी में होता है अच्छा खासा, महाराष्ट्र में अच्छा होता है, ठीक है, पंजाब में भी होता है। तो अगर शुगर केन प्रोडक्शन होता है तो इस सब एरिया का, ठीक है, टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, चलो देखते हैं। ये देखो, सबसे ज़्यादा यूपी है, देख ले, सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन करते यूपी वाले, ठीक है, यूपी है। यूपी के बाद, यूपी कितना करता है देख, टॉन्स में दिया हुआ है यहाँ पर। यूपी, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, बिहार, गुजरात। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, यूके, मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट में, ये मध्य प्रदेश का जो पार्ट यूपी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ अच्छा खासा होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक्चुअली देखो यहाँ पर मैप थोड़ा अलग हो गया ना। तो ये यूपी का पार्ट जो है एमपी की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। तो जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब एरिया में अच्छा खासा शुगर केन बनता है। अब अगर आप शुगर इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको तो इनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, जो भी किसाने हैं। तो आज अगर आप शुगर केन लगाते हो तो वो आज ही तो नहीं बन जाएगा, 3 महीना 4 महीना बाद बनेगा। क्या बोलते हो? यस सर। शुगर केन फार्म, तो शुगर केन फार्मिंग जब भी होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ये लगाएगा, ये बनेगा, हाँ, उसके बाद ये मार्केटेबल होगा, है ना, इसके बाद ये मार्केटेबल होगा। जब इसका ऐसा जो है सूख जाएगा, तब लगेगा कि भाई गन्ना हो गया है। इस हालत में तो नहीं बिकेगा, बिकॉज ये कच्चा है अभी, ठीक है, दिख रहा है, वो बड़ा हो जाने से बूढ़ा हो जाएगा, तभी जाके वो मार्केटेबल भी बन जाएगा। तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, तो आप जो भी, जो शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज हैं शुगर इंडस्ट्रीज में, इनका अपना भी फार्मिंग होता है। जैसे रेणुका शुगर्स, रिसेंटली स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा लोगों ने कमाया सर रेणुका शुगर से। ये देखो सर, रेणुका शुगर्स लास्ट 1 ईयर में क्या इनकम दिया है, ये देखो, 10 टका का शेयर्स 25 टका तक पहुंचा, फिर से अभी मार्केट उतना है नहीं, तो डाउन हो गया। ऊपर से ब्राजील में, ब्राजील है ना सर, ब्राजील, ब्राजील भी शुगर अच्छा बनाता है, ठीक है, ब्राजील का मार्केट डाउन हुआ तो भारत का मार्केट हाई हो गया। रेणुका शुगर्स, फिर आपका है उद्धम, उद्धम शुगर्स बोल के एक है, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उद्धम शुगर, नहीं उद्धम नहीं, क्या नाम है, उद्धम ही तो है शायद। एक रेणुका है, दूसरा है, मुझे सब वो मेन नाम मैं भूल जा रहा हूँ। रेणुका का पियर्स है, रेणुका, रेणुका, रेणुका छोड़ के किसी को पता है आप लोगों को? अरे बड़ा बड़ा कंपनी, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। इनका पियर्स अच्छा खासा कंपनी है, बलराम चीनी, बलरामपुर चीनी, हाँ सॉरी याद आ गया, बलरामपुर चीनी, उद्धम शुगर, उद्धम, ये देखो मिल गया, रेणुका, ठीक है, ईद पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, दालमिया शुगर्स, ठीक है, बलरामपुर चीनी देख रहे हैं, हाँ सर। ये देखो सर, फार्मिंग के साथ कनेक्टेड किस तरह का बात चल रहा है, मैं आपको सेल ऑफ गुड्स में फिर से लेके आता हूँ, बट आप लोग एक बार बिजनेस का सिचुएशन देखो। जैसे बलरामपुर चीनी, इसका शेयर भी देखो, लास्ट 1 ईयर में सेम काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेगा। लुक एट हियर, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो लोग इन्वेस्ट किया था, फिर बहुत जने से मेरे को, मैं मतलब गाइड दिया था मेरे से, 100 150 में 1 साल पहले लिया था सर, अभी ऑलमोस्ट इस एरिया में आके छोड़ दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई किसी किसी ने यहाँ पर छोड़ा है, किसी किसी ने हाईएस्ट में छोड़ा। तो अभी 312 चल रहा है, बट कुछ दिन पहले तक इसका शेयर्स यहाँ तक था, इसका रियल, इसका पूरा 378 वगैरह में भी काफ़ी लोग छोड़ा है, क्योंकि अच्छा फ्यूचर था। ऊपर से गवर्नमेंट का वो
इथेनॉल का कुछ प्रोजेक्ट आ गया था पेट्रोल डीजल के साथ, उसके कारण भी इसका शेयर्स में काफ़ी, मतलब क्योंकि शुगर का बहुत ज़रूरी हो गया था, शुगर केन का। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब क्या बन जा रहा है सर, फ्यूचर, हाँ, एग्रीमेंट टू सेल। मतलब आज शुगर नहीं बन जाएगा, 3 महीना 4 महीने बाद शुगर बनेगा, तभी जाके वो सेल होगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, कुछ इमीडिएट ट्रांसफर भी होते हैं और कुछ एग्रीमेंट टू सेल भी होते हैं। सर समझ में आ रहा है? सर कहाँ का बात कहाँ तक जाके पहुँचा, हाँ, एक बेसिक सा सवाल था, एग्रीमेंट टू सेल, वहाँ से हम लोग फार्म लॉ में आ गए, ज़रूरी था जो वापस लेना पड़ा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट में शेयर मार्केट में जाके पहुँचे, हाँ, बलरामपुर चीनी जैसे शेयर मार्केट में पहुँचे, क्योंकि आपको समझाना था कि ये बिजनेस के बेसिस में, ये बिजनेस इसी तरह से चलता है ना, एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस में। तो एग्रीमेंट टू सेल इज़ अ वेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ओके। मुझे सिर्फ विश्वजीत का ही आवाज़ आ रहा है, नील, ज्योति, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? शुभश्री बोलो सा। यस यस सर। ओके यस सर, सर। ओके विश्वजीत, ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या मिलता है, और क्या पढ़ना पड़ेगा सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि अब सेल ऑफ गुड्स पढ़ोगे तो गुड्स क्या है वो भी तो जानना चाहिए कि सर गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम किसको किसको गुड्स कह सकते हैं, हाँ, सर वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेट करो अभी आते हैं। गुड्स भी 3 तरह का होता है सर, एक एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, एक फ्यूचर गुड्स होते हैं, एक कंटिंजेंट गुड्स होते हैं। इंटरेस्टिंग है, वेट करो बताते हैं। अच्छा, फिर आता है सर एक प्राइस का एरिया, ठीक है। प्राइस क्या है, एक मनी कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या जरूरी है। एंड एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 तरह का होता है सर, स्पेसिफिक, एसर्टेंट एंड अनएसर्टेंट। क्या है जानना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या है पिटारा में, क्या है पिटारा में। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट एंड डिटेल्स बताएंगे अभी। Sale of goods is one of the specific forms of contract. Recognized and regulated by law in India, sale is a typical bargain between the buyer and seller. The Sale of Goods Act 1930 allows the parties to modify the provisions of the law by express stipulations. However, in some cases, this freedom is severely restricted. आगे बताऊंगा कि क्या restriction लगता है। Sale of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to the sale of goods. ये जो act है, ये basically सेल ऑफ गुड्स का कैसे, सेल ऑफ गुड्स के काम कैसे होगा उसके ऊपर काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब वो पहले कुछ लॉ ऐसे होता था कि जो किसी किसी स्टेट में नहीं चलता था, स्पेशली जम्मू कश्मीर में बहुत सारा लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता था, बट वो दिन गया सर, है ना, वो दिन गया। एक देश है, हाँ सर, देश जब एक ही है तो फिर एक देश में 2-2 3-3 नियम क्यों, हाँ सर, समझ रहे आप बात। एक्चुअली पहले बहुत सारा रूल ऐसे होता था जिसमें ऐसा लिखा होता था, हम लोग भी पढ़े हैं सर, हम लोग जब पढ़ते थे सीए का पढ़ाई या सीएमए का पढ़ाई जब करते थे, उस टाइम पे हम लोग भी पढ़ना पड़ता था कि इट्स एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ऐसे बहुत सारे लॉ के केस में था। तो अभी वो दिन चला गया बिकॉज ये जम्मू कश्मीर को लेके कुछ डिस्प्यूट था, ठीक है। आपके मन में चलना चाहिए, मन में क्या चलना चाहिए, मन में ये होना चाहिए कि सर लॉ भारत का है तो सारा भारत में ही एप्लीकेबल हो जाएगा ना, इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ है कि स्टेट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या है ना, कश्मीर, पहले हाँ 370 था, हाँ, पहले 370 था, ये धारा 370। धारा 370 के तहत कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, ठीक है। तो एक्चुअली इसको लेके वो अपना एक बहुत फेमस अपना लीडर थे बीजेपी का, वन ऑफ द एस्टेब्लिशर, क्या नाम है उनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बड़ा लीडर थे सर, वो एक्चुअली पहले कांग्रेस में ही थे, उसके बाद वो कांग्रेस से हट के जनता दल बनाया था, मतलब ऐसे बेसिकली बीजेपी का जो फाउंडर दल था वो बनाया था। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोग सुने जरूर उनके बारे में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ना एक बहुत अच्छा लाइन कहा था, मेरे को वो लाइन हमेशा याद एकदम दिल में रहते हैं कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 निशान और 2 विधान नहीं होना चाहिए, है ना। देश जब एक है तो उसका निशान भी एक ही होना चाहिए, मतलब जो हमारा फ्लैग है ना। ये 370 हटने के बाद फर्स्ट टाइम
कश्मीर में भारत का झंडा मतलब लगा सर। इस बार का 15 अगस्त 26 जैन को हम लोगों को देखने को मिला कि कश्मीर में भारत का झंडा, नहीं तो कश्मीर का अपना फ्लैग वहां पर था। अगर भारत का पार्ट है, ठीक है, मतलब एक्चुअली इसमें अगर नहीं लगना चाहिए। अगर आप 5000-7000 साल पुराना हिस्ट्री भी निकालोगे ना, कश्मीर हमेशा भारत का ही पार्ट है। इवन कश्मीर का मतलब सर कश्यप ऋषि का देश, ठीक है, ऋषियों का देश है सर एक्चुअली। कश्यप मणि आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, ऋषि काश्यप, बहुत लोगों का गोत्र भी होता है, ठीक है। काश्यप ऋषि का शहर है कश्मीर, तो इसीलिए नाम है कश्मीर। अब लोगों को पता ही नहीं है ये सब चीजें कि कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों है। ऐसे बहुत सारे रीजन है, कभी बताऊंगा आप लोगों को मौका मिले तो। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सेल ऑफ गुड्स कम और हिस्ट्री क्लास ज्यादा हो जा रहा है ना सर। नहीं सर, दिस इज नॉट जस्ट अ हिस्ट्री। you have to know your country, you have to know the reason behind this kind of law। मतलब लॉ में ऐसा लिखने के पीछे क्या रीजन है, स्टूडेंट के मन में सवाल होना चाहिए, है ना, कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं लॉ में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एन एक्ट टू डिफाइन, कहां पर ये वाला पॉइंट लिखा था ना, इट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अरे ये क्या बात है, बोका बोका साउंड लगता है ना, होल ऑफ इंडिया। अरे भारत का लॉ है, भारत में तो लगेगा। तो ये होल ऑफ इंडिया लिखने के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह हो सकता है, तो वो वजह आपको पता होना चाहिए। कुछ डिस्प्यूट था कश्मीर को लेके, जो पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना के साथ, और कश्मीर खुद भी बीच में, वो अलग बात कि कश्मीरी इसके बीच में फंस गया, ठीक है, ये भी गलत होता है ना ह्यूमैनिटीज के साथ। तो ये एक्चुअली नेताओं ने गलत किया। क्या गलत किया, देश को तोड़ के, जो लीडर्स ने इंडिया को बनाया ना, वो गलत किया सर, एकदम गलत किया। हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, रिसेंट हिस्ट्री का। भारत को तोड़ना ही नहीं चाहिए था, तोड़ के इतना बड़ा गलती किया जिसका सजा कौन भुगत रहा है, कश्मीरीज भुगत रहे हैं। बहुत खराब बात है। जाति पाति धर्म से बाहर है ये इंसानियत, ठीक है, किस जाति के हैं, किस धर्म का है, फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटीज खराब हो रहा है। जो भी हो, गलत तो हुआ है, सबके साथ हो रहा है। और अगर कश्मीर को, अब कोई बोलेगा सर अगर कश्मीर को भारत छोड़ देता है तो क्या होगा, सर कल हिमाचल ले लेगा, परसों उत्तराखंड ले लेगा, परसों बोलेगा कलकत्ता भी हमारा, फिर बोलेगा हैदराबाद हमारा, फिर बोलेगा बेंगलुरु हमारा। ऐसा थोड़ी ना चलता है सर, ऐसे तो छोड़ते छोड़ते। हाँ बोलो। अफगानिस्तान में जैसे हुआ सर। हाँ वैसा ही, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, मतलब छोड़ नहीं सकते। खराब ये लगता है कि बोलेगा कश्मीर, पूरा भारत हमारा। हाँ वही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही है। मतलब कई बार ऐसे लगता है जब कश्मीरी का आवाज सुनते हैं ना, बहुत खराब लगता है। जैसे मुझे पता है, कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता चलेगा कश्मीरी के साथ क्या होता है। यस आई अंडरस्टैंड, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में हमेशा आर्मी चलता है, वहाँ का लोगों का हालत क्या हो सकता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ कश्मीरी जैसा नहीं, बट माविस्ट का प्रॉब्लम मैंने देखा। मतलब दिन दहाड़े खून खराबा कैसे होते हैं, आपके घर के सामने से किसी को उठा के लेके जाते हैं, जिंदा जला देते हैं। मतलब ये मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, मेरे दोस्तों को मरते हुए देखा। तो ऐसा नहीं है कि मैं फील नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं भी पश्चिम बंगाल का उस जंगल एरिया से मेरा नेटिव है, जहाँ पर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट है। ऑब्वियसली नॉट लाइक कश्मीर, ये कुछ सालों के लिए है, ठीक है, कभी 2-3 ईयर्स के लिए मैंने देखा, बट इनको तो बहुत दिनों से देखना पड़ता है। बट इसका कारण अब क्या करें, अब इसमें एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि कश्मीरी तो बीच में पीसता है, लेकिन मुश्किल तो वही है ना कि हम कैसे छोड़ दें सर। कल छोड़ देंगे तो फिर पूरा राजस्थान ले लेगा, ये पाकिस्तानियों को नहीं जानते। इधर चीन जो है ना, वो तो एक्चुअली अरुणाचल को तो हड़पने के लिए कब से बैठा हुआ है। अरुणाचल हड़प लेगा, फिर बोलेगा पूरा नॉर्थ ईस्ट मेरा, ठीक है, फिर बोलेगा आसाम मेरा, नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम भी चला जाएगा, सिक्किम मेरा। अरे भाई फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, हाँ सब उसका सब उनका, कुछ पाकिस्तान का है कुछ चाइना का है, भारत का क्या है फिर। हाँ ऊपर से बांग्लादेश भी बीच में से अलग हो गए, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हिस्ट्री का। अब ये सब बोलने से लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बात कंट्रोवर्सी की नहीं है, ठीक है, ये हकीकत है, सिचुएशन है, जिसके कारण लॉ को इस तरह से बनाया जाता है। जस्ट इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है सर आपको बताने का कि लॉ को क्यों ऐसे बनाया जाता है। कोई बोलेगा सेल ऑफ गुड्स के साथ इसका क्या कनेक्शन, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सेल ऑफ गुड्स में फिर ये बताने का क्या जरूरत था, होल ऑफ इंडिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर, मतलब ये थोड़ा मैच्योर लेवल ऑफ स्टडी हो जाता है, अंडरस्टैंड। कई बार मैं हिस्ट्री बता देता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टूडेंट मस्ट नो कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। ओके चलो सर, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। ओके ये कब आया, 1930 को आया।
उसके बाद धीरे धीरे ये एक्ट का स्कोप बढ़ता गया। अब स्कोप क्यों बढ़ता गया, चलो देखते हैं। The provision of the act is applicable to the contract related to sale of goods, which means movable properties. ये बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड है, इमूवेबल के साथ नहीं। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे लैंड, शॉप, हाउस, ये सब चीजों को गुड्स नहीं माना जाता, दैट्स वाई। ठीक है, दीज आर नॉट गुड्स। ओके ओके, जैसे अकाउंट्स में भी आप लोग जानते हो, किसी का जमीन, शॉप, हाउस, ये गुड्स नहीं होते, है ना। मतलब अकाउंट्स के नजर से, आपके नजर में क्या होते हैं सर, गुड्स में कौन आता है, जल्दी बोलो। अकाउंट्स में दो तरह का, अकाउंट्स में दो तरह का एसेट होते हैं ना सर, एक फिक्स एसेट्स और एक करेंट एसेट। करेंट एसेट्स। तो मेनली इसमें करेंट एसेट्स आ जाता है। ठीक है, मेनली इसमें करेंट एसेट्स आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अकाउंटिंग भाषा में मेनली करेंट एसेट्स, जब भी दिमाग में आएगा ना आप समझ जाना, बेसिकली करेंट एसेट्स ही इसके अंदर आता है, बेसिकली स्टॉक, इन्वेंट्रीज जो होते हैं। ठीक है, लेकिन और भी चीजें हैं, अभी आपको बताऊंगा कि गुड्स के डेफिनेशंस में क्या आता है और क्या नहीं आता। ओके, General provisions of the Indian Contract Act 1872 apply to a contract of sale of goods insofar as they are not inconsistent with the express of provision of sale of goods act. तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पहले था, बट वो पूरा मैटर को कर नहीं पा रहा था, इनकंसिस्टेंट हो जा रहा था। द एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट. The customs and usage will be bind both the parties if these are reasonable and are known for the parties at the time of entering a contract. Okay, definitions देखते हैं, most important area. ये definitions बहुत vital है, बहुत vital definitions है, जिसमें जैसे हम लोग सेल ऑफ गुड्स में बात कर रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स इज ऑल अबाउट कौन, बायर एंड सेलर, है ना सर। सेल ऑफ गुड्स इज ऑल अबाउट बायर एंड सेलर। एक तरफ होंगे बायर, एक तरफ होंगे सेलर, है ना। जैसे देख रहे हैं ना गुड्स को लेके कैसे मारामारी कर रहा है। हाँ, ये बोलता है सेल करेंगे, वो बोलता है परचेस करेंगे, ये बोलता है सेल करेंगे, वो बोलते हैं परचेस करेंगे। तो ये बार्गेन चलता रहता है ना सर। तो सेल बाई सेल का खेल चलता रहता है सोसाइटी में, इकोनॉमी में। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट दिस सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्ड्स लॉ। हाँ, बिजनेस सिंपल होते हैं बट उसको लॉ बना के हम लोग क्या क्या नहीं करते। तो बायर एंड सेलर मीन्स ए पर्सन who buys or agrees to buy goods, जो या तो खरीद लेता है या तो एग्री करता है खरीदने का बोल के। ठीक है, who buys or agrees to buy, या तो बाय कर लेता है या तो एग्री करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। सेलर कौन हो गया सर, सेलर वो हो गया, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है। सेलर कौन हो गया, जो बेचता है, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में कहा गया है द टू टर्म्स बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंटरी एंड represent the two parties to a contract of sale of goods. Both the terms are however used in a sense wider than their common meaning. इनका जो कॉमन मतलब है उनसे काफी बड़ा है इसका मतलब। Not only the person who buys but also the one who agrees to buy. ध्यान से समझना, आप अगर किसी भी चीज को खरीदने के लिए एग्री करते हो वो भी बायर बन जाता है। नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग कई बार ऐसे होते हैं कि हाँ हाँ खरीद लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन आप खरीद लेंगे बोलने से ही आप नॉर्मली कोई नहीं सोचता कि भाई हाँ हाँ वो बोल रहा है कि खरीदेगा, वो बायर नहीं हो जाता। बट इसका लॉ में मतलब ये होता है कि अगर आप एग्री करते हो खरीदने के लिए तो आप भी बायर हो जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है। सिमिलरली सेलर मीन्स नॉट ओनली ए पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है वही सेलर नहीं है, वो भी सेलर होता है, वो एग्रीज टू सेल। जैसे अभी आपको मैं शुगर केन के ऊपर कितना सारा एग्जांपल्स दिया है ना। आज नहीं, आपको 4 महीना बाद सेल करेंगे तो आप सेलर बन गए सर, आप सेलर बन गए। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिंपल लेवल में बायर सेलर को डिफाइन नहीं करता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट उन बायर सेलर को भी लाते हैं जो एग्री करते हैं बाय करने के लिए, जो एग्री करते हैं सेल करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, इतनी बड़ी बात है। गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। अब बात ये आ गया सर, गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात है, तो गुड्स क्या है, चलो देखते हैं गुड्स क्या है। सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं आता, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम टाइप्स जैसे कि मानो एंड मनी, पैसा गुड्स नहीं है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम के अंदर बहुत कुछ आ सकता है, जैसे मानो कि आपका इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस क्लेम, समझ रहे हैं ना सर। अगर आपका इंश्योरेंस है
तो इंश्योरेंस का जब प्रीमियम भरते हो बाद में क्लेम करते हो, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का डेफिनेशंस में नहीं आता। किसी का कोई रेंट बाकी है, ठीक है, वो रेंट मांगता है, वो वाला नहीं आता, वो भी एक्शनेबल क्लेम है। मानो कि कोई गाड़ी लेता है, हायर परचेस करता है, मॉर्गेज करता है, ठीक है, आप लोन पे गाड़ी लेते हो, लोन का ईएमआई भरते हो, कोई ईएमआई नहीं भरे, ठीक है, तो उसका भी क्लेम आ जाता है ना कि भाई आप ईएमआई नहीं भर रहे हो, ईएमआई भरो। लेकिन वो सब नहीं आता, वो सब एक्शनेबल क्लेम है ना, आप समझ रहे हो। अगर आपका ईएमआई फेल होता है तो एक्शनेबल क्लेम आएगा ना कि भाई मेरे से गाड़ी लिया है बट अभी ईएमआई नहीं भर रहा है, ठीक है, तो दैट्स एक्शनेबल क्लेम। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा जो आपको मैं बताऊंगा आगे आगे, इसके अंदर आए हायर परचेस का एक कॉन्सेप्ट आएगा सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर भी, जो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें गुड्स का क्या होता है। बट मेनली एक्शनेबल क्लेम जहां जहां, जैसे इंश्योरेंस बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, रेंट अगर किसी का बाकी है वो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, हाइपोथिकेशन समझते हो, जैसे वो हम आपको बता रहा था ना कि अगर कोई भी गाड़ी आप कहीं से भी खरीदते हो, अगर गाड़ी में हाइपोथिकेशन लगा देते हैं, हाइपोथिकेशन देखे हो कभी आप लोग, बस ट्रक ये सब चीज में लिखा रहता है हाइपोथिकेशन, मतलब बेसिकली जब तक पूरा पेमेंट ना कर दो तो वो हाइपोथिकेशन करके वो बेसिकली उस पर्टिकुलर बैंक का प्रॉपर्टी हो जाएगा, जो बैंक एक्चुअली लोन पास कराते हैं, ठीक है, तो उसको हाइपोथिकेशन बोलते हैं। अब देखे होंगे शायद आप ओला उबेर के पीछे भी देखे होंगे कई बार, क्योंकि गाड़ी में लिखा रहता है हाइपोथिकेशन, तो दैट इज ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम कि भाई आपने मेरे से लोन लिया, पेमेंट नहीं किया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग आर नॉट कम्स अंडर दी सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जो एक्शनेबल क्लेम की बात है। और पैसा जो है, जो जिससे हम लोग सारा का काम करते हैं, मनी है ना, वो भी गुड्स नहीं है, पैसा गुड्स नहीं है सर, ठीक है, ये एक एक्सचेंज के मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पैसा, दैट इज नॉट गुड्स, ठीक है, मतलब पैसा को कोई बेच नहीं सकता, सिंपल बात है, इसको गुड्स नहीं बना सकते। तो पैसा का जो खरीदारी बेचा चलता है ना, ठीक है, वो अलग बात। हाँ, कोई बोलेगा सर एंटिक मनी तो बिकता है ना, अरे ये लीगल है सर। यस सर। ये ओल्ड 1 रुपी कॉइन आप लोग शायद सुने होंगे, इस तरह का ओल्ड 1 रुपी कॉइन, 1 टका का वैल्यू 5 टका है, अगर किसी के पास है इस तरह का, जानते हो सर, ये देखो जेनेरिक ब्रांड बिक रहा है, देख रहे हैं सर कि ये देखो कितना दाम बता रहा है, 1 रुपी लाखी कितना बता रहे हैं, 17,300। हेलो सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? तो बहुत सारा है, बेच देंगे। हाँ, बहुत सारा है, बेच देगा, देखा बेच के, ठीक है, कोई खरीददार मिल जाता है तो, ठीक है, बेसिकली ये सब, ये देखो ओल्ड 1 रुपी का नोट बोलते हैं 17,300 में बिकेगा, ठीक है, तो बेसिकली ये एंटिक सेंस में बिक रहा है, ठीक है, बेसिकली ये आजकल तो ये मार्केट में है नहीं, ठीक है, तो अगर किसी के पास है तो एंटिक सेंस में इसका इतना दाम दे रहा है। आई डोंट नो कि इतना दाम काहे मिल जाता है, हो सकता है कि इसका जो मतलब ये जो मेटल है ना, जिस चीज से ये बना होता है, शायद उसका दाम देना चाहता है, या फिर फ्यूचर में और दाम बढ़ेगा, इसका रीजन भी हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे कोई कोई रीजन हो सकते कलेक्शन भी करता है, हैं। हाँ कोई लोग इसका कलेक्शन भी करता है। हाँ, कोई कलेक्शन भी करता है, ठीक है, उसलिए भी दाम देता है, तो वो एंटिक के पर्पस में हो जाता है। बट कभी भी आप लीगल टेंडर जो होते हैं ना, मतलब जो मार्केट में चलने वाला पैसा होता है, उसको आप किसी को बेच नहीं सकते। अगर वो बेचते हो तो जैसे गलत बात, ठीक है, वो गलत बात होता है, मतलब ये लीगल टेंडर मनी को कोई नहीं बेच सकता नॉर्मली, तो वो एक्चुअली गुड्स है ही नहीं, तो आप कैसे बेच सकते हो उसको, वो इलीगल भी हो जाता है। तो मनी नहीं होगा, एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा, इंक्लूड्स, लेकिन कुछ चीजें इसमें इंक्लूड होता है, जैसे स्टॉक, शेयर्स, ठीक है, शेयर मार्केट का जो स्टॉक है, शेयर्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप मतलब समझते हो ना, अरे क्रॉप मतलब, ग्रोइंग क्रॉप मतलब क्या, अभी जो चीज उपज रहा है। हाँ, जो चीजें हैं उग रहा है, ठीक है, जैसे कि धान उग रहा है तो ये ग्रोइंग क्रॉप है, ठीक है, चावल बनेगा, ठीक है, अभी बना नहीं है, खैनी, बनेगा। हाँ, ऊपर में खैनी था, खैनी था, कौन सा रे, ये वाला, सबसे ऊपर। हाँ। अरे वाह, ये खैनी का पत्ता है, यस सर। इसका खेती बिहार में बहुत होता है ना। लाखों लाखों में इसका कमाई। हम्म, इसका इसका खेती बहुत होता है, लाइसेंस चाहिए होता है इसका खेती करने में। वो सब चलता है, बिना लाइसेंस के भी होता है। हाँ,
बिना लाइसेंस के भी हो जाता है। बिना लाइसेंस का भी हो जाता है, चलो अच्छा है। दोख्ता, ये इसको हम लोग दोख्ता भी बोलते हैं, है ना, बंगाली में हम लोग दोख्ता भी बोलते हैं इसको, दोख्ता पत्ता। इसका बड़ा बाजार में ये सब पत्ता जब मतलब ये हो जाता है, सेलेबल हो जाता है, तब उसको कटिंग करने के लिए भी मशीन्स वगैरह होता है ना रे, दोख्ता कटिंग मशीन्स ये होते सर हैं। हाँ, फिर उसको, फिर ये तो नशा में यूज होता है बेसिकली, ठीक है। चलो अच्छा बात है, आप लोग समझ रहे हो। तो इंटरेस्टिंग है ना सर, ग्रोइंग क्रॉप्स है ना, तो वो भी गुड्स है, ठीक है। ग्रास, ग्रास भी क्रॉप्स है, ठीक है, मतलब ग्रास भी गुड्स है सर। घास गुड्स है, हाँ घास गुड्स है सर। जैसे दोख्ता पत्ता, खैनी पत्ता देखा आप लोगों ने, वैसा ही ग्रास भी क्रॉप्स मतलब बेसिकली गुड्स के अंदर आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ग्रास फार्मिंग। कुछ ग्रास होते हैं सर जो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, इतना वैल्यूएबल होते हैं कि ये जैसे मानो कि ये देखो सर, देखा, इस तरह का ग्रास को इस तरह का बनाया जाता है, फिर वो मार्केट में सेल भी होता है। जैसे अपने कोलकाता में ईडन गार्डन में ग्रास का मतलब जो ग्रास जो लगाया गया, ठीक है, वो बाहर से लाया गया, ठीक है, ऐसा बहुत कॉन्सेप्ट होता है। तो ग्रास भी मार्केट में काफ़ी वैल्यूएशन में बिक जाता है। तो ग्रास इज ऑल्सो गुड्स। शायद आपको सुनने में ताजुब लगेगा, बट इस कुछ कुछ क्वालिटी ऑफ ग्रासेस होते हैं जो काफ़ी हाई प्राइस में मार्केट में सेल होता है, काफ़ी हाई प्राइस में। देख पा रहे साहब? एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, इवन लैंड के साथ जुड़ा हुआ अगर कुछ भी है जो मार्केट में सेल हो सकता है, लाइक ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, वो भी, ठीक है। लेकिन लैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, हाँ, लैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, वो गुड्स नहीं है व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बेसिकली जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लाया जाता है। एक्शनेबल क्लेम और क्लेम्स व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एक्शन और शूट। फॉर एग्जांपल किसी का कोई डेब्ट है, डेब्ट समझते हो ना, अगर आपने किसी को कुछ लोन दिया, ठीक है, तो वो लोन बाद में आप क्लेम कर सकते हो। सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, एक्शन और एक्शनेबल क्लेम हो गया। ए डेब्ट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, डेब्ट कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और डेब्ट कोई गुड्स नहीं है। इवन द एफडी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स, मतलब बैंक में जो एफडीज होते हैं ना सर, उसका जो रिसिप्ट होते हैं उसके बिहाफ पे आप पैसा ले सकते हो, दैट इज अंडर कम्स अंडर द गुड्स। सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट को गुड्स बताते हैं, ठीक है। बट डेब्ट इज नॉट गुड्स, डेब्ट इज मूवेबल, डेब्ट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो डेब्ट या लोन जो है वो गुड्स नहीं होता, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 322 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दोनों जगह में बताया गया। सो गुड्स इंक्लूड बोथ टैंजिबल गुड्स एंड इनटैंजिबल गुड्स, जैसे कि गुडविल भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकते हैं, पेटेंट हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, एटसेट्रा। स्टॉक एंड शेयर्स भी हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, स्टीम, स्टीम जानते हो ना, अरे जो मतलब बेसिकली जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना बाष्प, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हो, धुआं, हाँ धुआं बोलते हैं, बाष्प बोलते हैं, वो भी गुड्स के अंदर आ सकता है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड डिक्री ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो डिसीजंस वगैरह होता है ना, ठीक है, डिक्री ऑफ द कोर्ट, उसको भी गुड्स के अंदर लाया गया। आप समझ रहे हो साहब? हेलो, हेलो, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं सर? यस सर। यस सो डिक्री ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो गुड्स, ओके। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मिलेगा आपको, जिस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो गुड्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन, हाँ इनको छोड़ के। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, सर्कुलेशन मनी गुड्स नहीं है, मनी इन सर्कुलेशन, हाँ जो सर्कुलेशन में नहीं है वो गुड्स हो सकते हैं, एंटिक गुड्स हो जाएगा। ऑल्सो इंक्लूड्स, गुड्स में और क्या आ सकता है, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड द थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग व्हिच एग्रीड टू बी सिवर्ट, ओके। तो ये सब क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। और क्या गुड्स नहीं होगा आपको पता चल गया। अब सवाल फिर से आएगा, अनदर पॉइंट सामने आ रहा है सर, गुड्स तो समझ गए, अब सवाल ये तो है कि सर गुड्स कितना तरह का हो सकता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, एक एग्जिस्टिंग, एक फ्यूचर और एक कंटिंजेंट।
सर एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग में होता है स्पेसिफिक, एसर्टेन एंड अनएसर्टेन। सर जल्दी बता दो ये सब क्या है। ओके चलो देख लेते हैं ये सब क्या है। So first point is existing goods. Sir, what is existing goods? Sir, existing goods are such goods are in existence at the time of contract of sale. आप जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, गुड्स का, उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करता है। दैट इज मतलब एग्जिस्ट करता है मतलब क्या, उसका अस्तित्व है, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मानो कि जो शुगर केन का बात आप लोगों से मैं कर रहा था, शुगर केन की फार्मिंग के लिए आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन शुगर केन अभी भी बना नहीं है। जिस शुगर केन का आप ऑर्डर दे रहे हो वो गुड्स है, बट वो अभी भी बना नहीं है या सामने नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। So existing goods are those goods which are in the existence at the time of contract of sale. That is those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale. मतलब सेल करने के टाइम पे ये सेलर के पास है। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बताते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। एग्जिस्टिंग का भी तरह होता है। देयर इज अ टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स आल्सो। Specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale. Section 2 subsection 14 बताते हैं, जैसे कि any specified and finally decided goods like a Samsung Galaxy S7 Edge। अरे भाई ये पुराना मॉडल हो गया। आईफोन, हाँ कुछ भी बताओ, आईफोन क्या चल रहा है अभी, आईफोन में क्या चल रहा है सर? 12 Pro 12 Pro Max। 12 Pro Max, ठीक है। तो एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक आईफोन 12 Pro, वॉशिंग मशीन्स, वर्लपूल जो भी हो, ठीक है, 7 kg एटसेट्रा। मतलब आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे कि कौन से फोन, ठीक है, एकदम क्लियर कट। सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, आईफोन 12 Pro Max, वर्लपूल वॉशिंग मशीन 7 kg, ठीक है। इट्स अ स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन है। कौन सा वॉशिंग मशीन भाई, कितना सारा वॉशिंग मशीन होते हैं, ऑटोमेटिक, बिना ऑटोमेटिक, हाँ, मैनुअल, ओल्ड फैशन, न्यू फैशन, फुल्ली क्या बोलते हैं उसको, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड, मुंह में बोलोगे वो काम करेगा। अरे आजकल ऐसा भी बन गया ना कि आप जैसे जैसे बोलोगे वॉशिंग मशीन से एकदम गूगल की तरह बात करेगा आपसे। जानते हैं सर, ऐसा भी है, वो अलेक्सा टाइप्स, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया गया। उसको बोलोगे वॉशिंग मशीन रन, वो रन होगा, वॉशिंग मशीन वॉश, वो वॉश होगा, ठीक है। ऐसा भी वॉशिंग मशीन है सर। तो एग्जाम्पल और एक देखते हैं। ए हैव 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ए के पास 5 गाड़ी है डिफरेंट मॉडल्स का। ही एग्रीड टू सेल हिज सेंट्रो कार टू बी एंड बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार। In this case, the sale is for specific goods, as the car has been identified and agreed at the time of contract of sale. लेकिन अगर ए बोलता कि मेरे पास 5 गाड़ी हैं, मैं सेल करूंगा तुम्हें, और जो बी है वो बस मन ही मन में ऐसा सोचता कि मेरे को एक गाड़ी लेना है ए से, बट कौन सी गाड़ी भाई, तो वो क्या हो जाता, अनएसर्टेंट। आप समझ रहे हो सर, गुड्स का 3 होता है ना, एक एसर्टेंट होता है, एक अनएसर्टेंट होता है। तो कौन सी गाड़ी, कौन सा घोड़ा, हाँ, कौन सी मोबाइल, अगर आप स्पेसिफिकली बताते हो तो स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक नहीं करते हो, स्पेसिफाई नहीं करते हो तो अनसर्टेन, मतलब निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा वेग हो जाएगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रह जाएगा, क्या पता कौन सा, फ्यूचर में पता चलेगा। तो ascertain goods is like that, ठीक है। ascertain goods क्या हो गया, ascertains are those which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods. Specific जो होते हैं ascertain भी वही होते हैं। When form of a lot or out of large quantity of unascertain goods, the number of quantity contracted for is identified. Such identified goods are called as certain goods. Example देखते हैं, देखो सर बात समझो, मतलब स्पेसिफिक, ये जो गुड्स का लिस्ट हम लोगों ने देखा था, हमने क्या देखा, गुड्स 3 तरह का, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग का भी 3 कंडीशंस आ गया। एग्जिस्टिंग के अंदर आपको स्पेसिफिक मिल सकता है, एग्जिस्टिंग के अंदर एसर्टेंट भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग के अंदर अनएसर्टेंट भी हो सकता है। बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसर्टेंट एंड स्पेसिफिक। तो चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक के साथ एसर्टेंट का। तो वही आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देगा थोड़ा सा।
एक होलसेलर है सर, कॉटन, होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। कॉटन का बेल्स होता है, बेल्स मतलब जानते हो ना सर, पहले भी दिखाया शायद, ऐसे ही बेल्स दिखने में होते हैं, जैसे ग्रास का बेल्स देख रहे हो ना, ऐसा ही बेल्स ऑफ कॉटन भी ऐसा ही देखने में होता है, बट वो कॉटन का होता है। तुला को रोल किया जाता है, इट्स लुक लाइक दिस, दिखाई दे रहा है ना, पहले भी शो किया आप लोगों को मैंने, क्या रे, किया कि नहीं किया? बेल्स ऑफ कॉटन दिखाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. तो on ascertain, the wholesaler of a cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. ये जो bales है इसको select भी किया जाता है और उसको outside में रखा जाता है अलग करके, set aside. On selection the goods become ascertain. जैसे ही इसको select हो जाता है ना, वो ascertain हो गया कि भाई होलसेलर ऑफ ए कॉटन, उसके गोडाउन में 100 बेल्स है कॉटन का, उसमें से अगर 50 बेल्स जो है जिसको सिलेक्ट कर लिया गया, दैट इज एज सर्टेन, मतलब निश्चित रूप से ये जाने वाला है सेल के लिए। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ एज सर्टेन गुड्स, गुड्स तो एज सर्टेन है, ठीक है, एज द कॉटन बेल्स टू बी सोल्ड एंड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. It may be noted that before the ascertainment of the goods, the contract was for the sale of unascertained goods. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट असर्टेन होने से पहले वो अनअसर्टेन रहते हैं कि भाई किस चीज का, कौन से गुड्स का, जैसे एक बार फिक्स्ड हो जाए वो असर्टेन बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये तो पता चल गया था ना कॉटन, फिर उसमें से कितना कॉटन, 50 बेल्स, तो ये बन गया क्या, असर्टेन। लेकिन सिर्फ कॉटन मतलब अनअसर्टेन हो जाएगा, भाई कितना कॉटन, कौन सा कॉटन, ये भी तो बताना पड़ता है ना। कॉटन का भी तो टाइप्स होते हैं, लाइनन कॉटन होता है, जो नेचुरल कॉटन होते हैं, तो वो भी पता करना चाहिए भाई कौन सा कॉटन। तो जैसे ही वो कॉटन बोला तो अनसर्टेन है, जैसे किस टाइप ऑफ कॉटन, कितना बेल्स, असर्टेन हो गया। अनसर्टेन क्या होता है सर? If A agrees to sell B 1 packet of salt, but of the lot of 100 packet lying in his shop, it is a sale of unascertain goods because it is not known which packet is to be delivered. इसके गोडाउन में 100 पैकेट नून पड़ा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ, उसमें से कौन सा नून सेल करेगा वो नहीं बोला। एज सुन एज ए पर्टिकुलर पैकेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट, इट बिकम्स ए सर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, उस पूरा लॉट में से जैसे ही जो नून सेल किया जाएगा उसको जैसे ही बाहर किया जाता है तो स्पेसिफाई हो जाता है और एसर्टेन हो जाता है। एक says 10 horses, he promises to sell one of them but does not specify which horse he will sell. समझ रहे हैं ना सर? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। घोड़ा बेचेगा बट कौन सा घोड़ा, समझ रहे हैं सर? हेलो, बोलो सर, क्लियर हुआ बात? ascertained, unascertained, specific, is this point clear? existing के अंदर specific, ascertained, unascertained, क्लियर हुआ तो बताना सर। शुभश्री, ज्योति, नील, Yes, बताओ सर। विश्वजीत, ओके। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सौविक, पूछा जाচ্ছে सौविक। सर एग्जिस्टिंग तो समझ गए, अब क्या बात करेंगे? फ्यूचर देखना है अभी, ज्योतिष बनेंगे थोड़ा। हाँ, फ्यूचर देखना मतलब जैसे ज्योतिष होता है ना, ज्योतिषी बन जाओ आप लोग। सेल ऑफ गुड्स की ज्योतिषी, कैसे बनोगे ज्योतिषी? एस्ट्रोलॉजर, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार का फार्म बिल को लेके कितना सारा बात कर लिया मैंने, कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। हाँ, कितना आंदोलन हुआ, कितना मारा काटा पीटा, हाँ, सरकार के अगेंस्ट में, सरकार उनके अगेंस्ट में, बातचीत, हाँ, बस बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ बट आंदोलन बहुत बड़ा हुआ। तो जो भी हो, फ्यूचर गुड्स के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा अभी। A contract for the sale of future goods is always an agreement to sell. This is not called sale. This is called agreement to sell. मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ कि आपको सेल करूंगा, बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मेरा एक जमीन है जहां पर मैं कुछ उगाऊंगा,
उगने में टाइम लगता है, कोई मैजिक नहीं है कि मैं आज लगाऊं और कल बन जाए, ठीक है। कुदरती चीज़ों में समय लगता है। कुदरती चीज़ों पे, कुदरत समझते हो ना, कुदरती मतलब जो भगवान का कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, हमारे आपके हिसाब से नहीं। ऐसे ही कुछ चुटकी मार दिया ओपन हो गया, ठीक है, केमिकल डाल दिया बड़ा हो गया एक रातों रात, ऐसा नहीं। केमिकल डालते हैं, थोड़ा फास्ट मूविंग करने का कोशिश चलता है, बट दैट्स हार्मफुल फॉर अस, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो मेरा एक ज़मीन है, फार्म है, जिसपे मैं किसी को वादा किया, ऐसे एक गन्ना बना है, ठीक है, ऐसा गन्ना फार्मिंग, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, गन्ना मतलब सुगर केन, हम लोग बंगाली में क्या बोलते थे, आँख, है ना, बांग्ला की बोली आँख बोली हमरा, तो सुगर केन, ठीक है, या फिर आँख बोलते हैं ऐसे। आँख मतलब ये आँख मारे वाला आँख नहीं, हाँ आँख। तो कॉन्सेप्ट इज दैट शुगर केन फार्मिंग करेंगे तो उसको 3 मंथ्स कम से कम टाइम लगता है। आई डोंट नो, विश्वजीत को पता होगा। विश्वजीत, कितना समय लगता है गन्ना बनने में, बोल। तेरे बिहार में होता है जो? सर 3-4 महीने। हाँ 3-4 महीना, ठीक है, 3 to 4 months टू ग्रो। तो ये जब बन जाएगा तब मार्केट में सेल होगा, लेकिन उससे पहले आज विश्वजीत मेरे पास आया, एक्चुअली मैं विश्वजीत के पास गया, मेरा शुगर इंडस्ट्री है, तो मैं विश्वजीत को बोला विश्वजीत शुगर कैन बनाओ, मेरे को चाहिए, तो मैंने कुछ पैसा दे के आया और बाकी पैसा बनने के बाद दूंगा। तो दिस इज बेसिकली एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। एक्चुअली ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टुडे, चाणक्य के टाइम पे चलता था। आचार्य चाणक्य जानते हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका, अरे उनके टाइम पे ही ये फ्यूचर सेल। हाँ बोलो सर, बोलो। भारत बहुत समृद्ध था सर। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट जस्ट अ टुडेज कॉन्सेप्ट। हम लोगों को लगता है कि वी लिव इन अ मॉडर्न एरा, बट मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग सबसे बैकडेटेड एरा में तो नहीं जन्म हो गया हम लोगों का। मतलब एक ज़माना था जब ये सब कॉन्सेप्ट कितना अच्छा चलता था। ये एक रीजन हुआ करता था, फ्रॉम टुडेज नेपाल को लेके, ठीक है, एक रीजन होता था सर, मगध, ओके, मतलब पूरा बंगाल उसके अंदर आ जाता था, ठीक है, कुछ ऐसा था मगध साम्राज्य। मतलब पहले ऐसा था, मतलब मेन जो पटना जिसका कैपिटल हुआ करता था, देख रहे हैं ना सर, एकदम बीच में है पटना, और यहाँ से पूरा कंट्रोल होता था पूरा मगध एरिया, जो अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल भी हुआ करता था। इसका नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र, ठीक है। मतलब आज का बंगाल, बिहार भी बाद में आया, उड़ीसा बाद में आया था। एक्चुअली इसी को लेके झगड़ा लड़ाई उड़ीसा को लेके, उड़ीसा था डेमोक्रेसी, और ये मगध के राजा के अंडर नहीं आना चाहता था। तो बाकी पूरा सम्राट अशोका ने पूरा भारत को एक कर लिया था एक्सेप्ट उड़ीसा। तो चाणक्य बस समझा रहा था, इवन उड़ीसा के इसके साथ उड़ीसा का राजकन्या जो थे उनके साथ शादी भी करवाया अशोका का, ठीक है, लेकिन बाद में जो डॉटर थे राजा का उनके साथ ही अशोका लड़ाई लड़े अपने बीवी के साथ ही। तो उसके ऊपर वो स्थापत्य है सर, वो क्या नाम है, उड़ीसा में अगर आप कभी भुवनेश्वर जाते हो तो धौली शांति स्तूपा घूम के आना, जानते हो सर, धौली शांति Yes. स्तूपा, है ना। तो धौली शांति स्तूपा का वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अशोका कलिंग को अपने अंदर लेने के लिए समझाया था बट समझे नहीं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था, चाणक्य समझाने का कोशिश कर रहा था कि अगर भारत एक नहीं होंगे, अगर भारत का एक लीडर नहीं होगा तो मुश्किल क्या हो रहा था, वही आज के जैसा प्रॉब्लम। इधर अलेक्जेंडर ऑलरेडी ईरान जीत के अफगानिस्तान क्रॉस करके, अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके, हिंदू कुश क्रॉस करके इंडिया में घुस गया था। यहाँ पर है अपना हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके ऑलरेडी इंडिया में इंटर कर गया था, कश्मीर रीजियन पे झीलम के किनारे, इस एरिया में वो ऑलरेडी अपना झंडा गाड़ दिया था। तो अब धीरे धीरे वो इंटर कर रहा था, तो अलेक्जेंडर कोशिश भी किया बहुत बार और कुछ जगह जीत भी लिया। और उस टाइम पे मतलब पटना का जो राजा हुआ करता था अशोका से पहले, दैट इज धनानंद का था, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था, लेकिन बात नहीं सुनता था, तो अलेक्जेंडर अटैक भी कर दिया था तभी। तो चाणक्य ने बार बार बोल रहा था कि जब तक भारत का राजा एक नहीं होंगे तब तक भारत संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उड़ीसा सब कुछ अच्छा था बट वो मानता नहीं था, वो उसका कहना है कि वी आर डेमोक्रेसी, हम एक नहीं होंगे।
हम डेमोक्रेटिक वे में चलते हैं, हम किसी के अंडर नहीं आएंगे। तो जो भी हो, अल्टीमेटली देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए ये करना पड़ा। बट उसके बाद अशोका और कभी सिंहासन नहीं संभाला और बेसिकली वो बहुत दुख में आ गया था सर। तो दैट्स अगेन हिस्ट्री आ जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। चलो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, मगध ने और अशोका के टाइम पे, चाणक्य ने ये चीज बहुत अच्छे से करता था सर। इट्स नॉट कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्या मॉडर्न बात है, नहीं, बहुत पुरानी बात है सर। पुरानी चीजों को छानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि क्या देश था हमारा। फिर से हिस्ट्री सर, हिस्ट्री नहीं, चलो मॉडर्न 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 चीजें पढ़ाओ, मॉडर्न चीजें। ओके चलो मॉडर्न बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड। क्या बनाओगे रे विश्वजीत? चिप्स का फैक्ट्री लगाया क्या? हाँ विश्वजीत, यस सर। चिप्स का फैक्ट्री लगाया क्या? यस सर। तो 1000 क्विंटल potatoes to be grown on his field is not illegal, though the actual sale of future goods is not possible. This is an example of agreement to sell. कभी ए के फील्ड में तुमने 1000 क्विंटल पोटैटो ग्रो किया, तो ये ने बोला ठीक है ग्रो मैं करूंगा, कुछ पैसा इसका भी है, मतलब विश्वजीत का है, बिकॉज विश्वजीत का चिप्स की फैक्ट्री है, लेज की तरह है ना, फ्रिटोले पिप्सिको के अंडर पे चलता है। तो ये क्या करेगा विश्वजीत यहाँ से लेके ए के जमीन से इसको बनाएगा और बदले में ए को पैसा देगा, ठीक है, और इससे 1000 क्विंटल्स पोटैटोज ले लेगा, लेकिन इसको बनने में टाइम लगेगा। तो इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। जो सेल अभी नहीं हुआ है, इसका सेल कंप्लीट होगा 3 महीना 2 महीना, जितना टाइम लगेगा आलू को उगाने में, ठीक है, आलू प्रोडक्शन होने में जितना टाइम लगेगा। He agrees to sell to Q all the milk that is his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future goods. अगले साल में उसका गुरु जितना दूध देगा वो दूध सेल होगा मार्केट में, ठीक है। ये एग्रीमेंट P और Q के बीच में हो रहा है। चलो याद आ गया, मार्केट में एक कंपनी आया है, खबर है आप लोगों के पास? कंपनी आया सर, ये पैकेजिंग जो मिल्क है ना, अमूल, मदर डेयरी, इनको टक्कर देने के लिए एक फ्रेश दूध की कंपनी मार्केट में आया है। किसी को पता है कंपनी का नाम? बहुत खर्चा कर रहा है सर, बहुत खर्चा कर रहा है कंपनी एडवर्टाइजमेंट में। क्या नाम है कंपनी का? किसी को नहीं पता? अरे खबर रखा करो सर। कंट्री, क्या एक नाम है, कुछ कंट्री डिलाइट बोल के, सुने हो? ये है कंट्री डिलाइट, ठीक है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट में अपना बिजनेस को बनाया, जानते हो, बहुत यूट्यूब में खर्चा कर रहा है, यूट्यूब एड, टीवी एड और सेलिब्रिटीज के लेके काफी पैसा लेके आया है सर। इट्स अ रिचार्ज बेस्ड एक मिल्क कंपनी, मतलब आपको ऑनलाइन ऐप में रिचार्ज करना पड़ेगा, इट्स लाइक अ केबल लाइन या फिर इंटरनेट की लाइन के जैसा। समझ रहे हैं सर आप लोग? हेलो, इसका इनोवेशन देखो। यस सर। इसका दूध बेचने का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये अमूल, जैसे गाँव में बिकता है वैसे मंथली पैसा। हाँ, गांव में जैसे चलता है वैसा ही, बट उसका बस थोड़ा सॉफ्टवेयर आ जाएगा बीच में। आपको ये मिल्क कंट्री डिलाइट का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्री डिलाइट का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ऐप इंस्टॉल करके आप अपना जो भी सिटी है वो, ये देखो इतना सारा सिटी में इसका ऑलरेडी चालू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, सूरत, नासिक, मैसूर, कोलकाता, कोयम्बटूर। एक्चुअली बड़े शहर में इनका मार्केट है, ठीक है, बिग सिटीज में ही इनका मार्केट है। तो क्योंकि शहर का लोगों को ताज़ा दूध नहीं मिलता, और ये जो मार्केट में दूध मिलता है ना सर, इसका क्या है ना, इसमें एडल्ट्रेशन है, मतलब काफ़ी सारा केमिकल्स वगैरह इनके अंदर मिलता है, मिलावट होता है, ताकि वो दूध मतलब बना, मतलब कुछ दिन रहे, सिंपल बात है। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहा है, देखो दाम भी अच्छा खासा रखा है, देख पा रहे हो? देख विश्वजीत क्या दाम रखा है, देख, बफेलो मिल्क 500 ml 39 रुपीज, मतलब 1 लीटर का दाम। मोस का दूध, ठीक है, मोस का दूध का दाम रखा है 80 रुपीज किलो, ठीक है, 80 रुपीज लीटर। यहाँ पे 40 रुपए में मिलता है 1 लीटर। हाँ समझ रहे हैं ना, डबल दाम में बेच रहा है। गांव का काउ मिल्क 500 ml का 34,
तो काऊ का दूध कितने में बिक रहा है? 68 रुपीज kg। मतलब नॉर्मल जो मार्केट दूध है, मार्केट में मार्केट का जो दूध का पैकेज चलता है लाइक अमूल का ही चलता है 48 रुपीज लीटर। 48 की जगह ये 68, 20 रुपीज ज्यादा है। सर ऐसा क्या करेगा ये लोग? सर ये लोग आपको कोई पैकेजिंग नहीं करेगा, ये डायरेक्टली कैन में लेके आपके घर में दूध देके जाएगा। ठीक है, एकदम फ्रेश, मतलब फ्रॉम दी मिल्क मैन से आपके घर में डायरेक्ट, जैसे गांव का लोग दूध पीता है। कुछ समझा? अरे और क्या करना होगा? रिचार्ज करना होगा सब्सक्रिप्शन बेसिस। ठीक है, मानो कि आप आज से स्टार्ट करोगे तो आप बस अपना सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करो, अपना डिटेल्स भरो, अपने लोकेलिटी में दिखता है, देता है कि नहीं देता है, देखो कोलकाता में कौन सा लोकेलिटी है। ठीक है, बस वो लोकेलिटी क्लिक करो, जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हो उस दिन से जितना पैसा आप उन पे डालोगे उसके हिसाब से आपको दूध का सब्सक्रिप्शन लेना है, घी का सब्सक्रिप्शन लेना है, मोस दूध का लेना है, काऊ मिल्क का लेना है। बस आपके घर में सुबह सुबह दूध वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, वो आके बोलेगा, आपका कॉलिंग बेल दबाएगा, दूध वाला आ गया। और ये दूध लोग क्यों पिएगा? जिनको समझ हो गया कि मार्केट में जो तो पैकेज दूध मिलता है वो पैकेज दूध एडल्ट्रेशन रहते हैं, उसमें केमिकल का मिलावट रहता है, इज नॉट गुड फॉर डेली, मतलब डेली जो नॉर्मल वो चाय वगैरह के लिए ठीक है, बट ये जो बच्चे लोग के पीने के लिए या फिर हमारे शहर में दूध का जरूरत होता है ना, दूध दही का जो जरूरत होता है, वो दैट इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। मार्केट के प्रोडक्ट से वो अच्छा नहीं है, मतलब मार्केट का प्रोडक्ट उसका लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको फ्रेश दूध करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये फ्रेश मिल्क जो है इसी का मार्केट बनाना चाहता है, और ऑलरेडी काफी खर्चा करके, करोड़ों खर्चा करके ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब देखना पड़ेगा ये काम कितना अच्छे से ये लोग कर पाते हैं, बट सीरियसली इट्स अ इंटरेस्टिंग इनोवेशन। समझ में कुछ आ रहा है सर? हाँ, समझ में कुछ आ रहा है? ये क्या Yes, क्या sir. कैसे कैसे बिजनेस हो सकता है सर? बस वही पुरानी चीजों को थोड़ा सा न्यू मॉडल के साथ, और कुछ नहीं। दैट इज ऑल अबाउट जिंदगी। इंसान का खाने पीने के बगैर और कुछ है नहीं एज सच। तो बस वही पुरानी चीज़ें को बस थोड़ा न्यू वे में लोगों के सामने परोसना। ठीक है, खाना वही है, पीना वही है, बस थोड़ा देने का तरीका अलग है। दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसा ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पर समझा फ्यूचर गुड्स को, आई होप कि इसी तरह से यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, कि कॉन्टैक्ट करेगा दूध वाले के साथ, जैसे पी यहाँ पर क्यू के साथ किया है, इट्स लाइक दैट, है ना? ओके, अच्छा दूसरा देखो, टी एग्रीज टू सेल ऑल द ऑर्गेन्स, सॉरी ऑर्गेन्स नहीं ऑरेंजेस, सॉरी, टी एग्रीज टू सेल ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर। सर ऑरेंज प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? जल्दी बताओ। नासिक। हट रे, नागपुर। नागपुर, ऑरेंज सिटी इन इंडिया। ठीक है, नासिक में प्याज होता है, नासिक में वो ग्रेप्स होता है, तो अंगूर होता है। ठीक है, लेकिन नागपुर इज ऑरेंज सिटी सर। नागपुर में सर बहुत खेती होता है ऑरेंज का, बाकी शहर में भी होता है, जो मार्केट में जो मिलता है ना आपको, ये एक्चुअली मैक्सिमम नागपुर का ही होते हैं। ओके सर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर फार्मिंग इज अ इंटरेस्टिंग फ्यूचर गुड्स। ओके, कंटिंजेंट गुड्स सर ये क्या है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में कंटिंजेंट गुड्स एक्विजिशंस ऑफ व्हिच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन an uncertain contingency, uncertain event are called contingent good। जैसे कंटिंजेंसी क्या है? जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। ये आप लोगों में कॉन्ट्रैक्ट में समझाया था, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिपेंड ऑन फ्यूचर मैटर। ए एग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासोज पेंटिंग। सर पिकासो कौन है? सर पिकासो एक फेमस पेंटर थे, पाब्लो पिकासो, सुने हो क्या? अरे पाब्लो पिकासो का नाम सुने कि नहीं? इनको ऊपर मार्केट में सॉफ्टवेयर भी है। पाब्लो पिकासो स्पेनिश पेंटर, ये देखो कैसा कैसा पेंटिंग करता था, आधा चीज समझ में नहीं आता था, बट जो भी हो फ्रांस का बहुत बड़ा पेंटर थे। दिस इज द पर्सन, ओके, पाब्लो पिकासो। ये काफी बचपन का है इनका, 1908 में बना हुआ। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट बन रहा है, ध्यान से देखो कंटिंजेंट गुड्स का,
agrees to sales B a Picasso's painting provided he is able to purchase it from its present owner. जिसके पास इसका ओरिजिनल पेंटिंग है, अगर मुझे वहां से पेंटिंग मिल जाए तो मैं तुम्हें सेल करूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. अगर मुझे मिले तभी मैं बेचूंगा तुम्हें. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कॉन्टिंजेंट गुड्स. मतलब मेरे पास है नहीं, अगर रहेगा तो दे दूंगा. तो इट्स डिपेंड ना, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है. बात समझ रहे सर? अगर फ्यूचर में मुझे मिलता है तो मैं तुम्हें बेचूंगा. तो इट्स डिपेंड फ्यूचर चीज. तो इसको कहते हैं मतलब कंटिंजेंसी. जैसे आप लोगों को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में समझाया था, याद है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल जल्दी बोलो. याद नहीं? अरे वो वारंटी वाला भूल गए? यस सर, चाहे इंश्योरेंस. हाँ, इंश्योरेंस हो, वारंटी हो. फ्यूचर जब कंपनी वारंटी देता है आपको, तो वारंटी क्या होता है? बोलते हैं कि अगर कुछ खराब होगा तो रिप्लेस कर देंगे, बट खराब होगा तभी ना रिप्लेस करेगा. अरे अगेन कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गया, खराब होने से रिप्लेस करेगा. जब तक खराब नहीं होगा तब तक तो रिप्लेस नहीं होगा ना, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर. कॉन्टिंजेंट, ओके, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है. P contract to sell 50 pieces of particular article provided the ship which is bringing them reaches the port safely. P बोल रहे हैं कि मैं 50 पीसेस कोई पर्टिकुलर चीजें आपको बेचूंगा, बट जिस शिप में, मतलब जिस जहाज में वो आ रहा है, वो पोर्ट में सेफली पहुंच जाए. अगर पोर्ट में शिप ना पहुंच पाए, ठीक है, बीच सड़क में डूब जाए, तो क्या होगा? सर हो सकता है ना, आप लोगों को पता है ये शिप के बारे में क्यों ऐसा कहा जाता है कि सेफली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सर मॉडर्न जमाना है, शिप तो पहुंच जाना चाहिए. नहीं सर, शिप में भारत देश का मैक्सिमम बिजनेस चलता है. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको IMD दिखाता हूं, अगर आप देखना चाहते हो ना कभी, सॉरी नॉट IMDb, इट्स IMD, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहां पर आप सैटेलाइट इमेज के थ्रू से देश का वेदर कंडीशन जान सकते हो. आप समझ रहे हो साहब? ये देखो, इट्स अ रियल सैटेलाइट इमेज जो करंट सिस्टम, ये लाइव है. ठीक है, ये जो सैटेलाइट इमेज आपको दिख रहा है ना सर, ये लाइव इमेज है, ये करंट कंडीशंस का इमेज है. ध्यान से देखो, जब कोई साइक्लोन फॉर्म होता है ना, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है सर, दिस इज अ बंगाल की खाड़ी, इसको बे ऑफ बंगाल की खाड़ी कहा जाता है. जब इसमें साइक्लोन क्रिएट होता है ना, और इसके अंदर कोई जहाज अगर गिर जाए, जिसका तूफान का सामना हमें करना पड़ता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, जैसे बंगाल को, उड़ीसा को, बांग्लादेश को, तमिलनाडु को, केरल को, है ना, तो इसके बीच में जब कोई भयंकर सा तूफान के अंदर, साइक्लोन के अंदर कोई जहाज गिर जाए, क्या लगता है वो टिकेगा? हाँ सर, बाई चांस अगर हो जाए. आजकल वेदर डिपार्टमेंट काफ़ी अलर्ट हो जाता है, तो कौन सा शेप कब आएगा नहीं आएगा, कहाँ कहाँ कौन सा रूट लेगा, उनको वेदर का खबर बहुत करना पड़ता है. बिकॉज ये जो इंडिया है ना, इंडिया का ये पार्ट, स्पेशली द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस और सबसे, मतलब वन ऑफ द डेंजरस, सबसे डेंजरस में से ही है, मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया है. डिस्टर्ब्ड, हमेशा डिस्टर्ब रहता है इसका, रोज कुछ ना कुछ फॉर्म होता रहता है रोज. ठीक है, अभी कुछ दिन शांत है, इस बार तो इतना साइक्लोन फॉर्म हुआ, आप लोग शायद खोज किए होंगे. रोज, मतलब हर 15 दिन में एक ना एक आ रहा है, हर 15 दिन में. तो आप समझ रहे हो ना, और एक आने का आएगा सर. जी सर. खबर हुआ है ये, मुझे लग रहा है ये यही वाला है ना. क्या नाम बताया? ओडिशा और बंगाल में कुछ जे से कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा. हाँ, मुझे लगता है यही वाला है, ये जो फॉर्म हो रहा है ना, जो अभी अंडमान सी के ऊपर है. मुझे लगता है, ये देख के ही मुझे डर लग गया. वही है, अंडमान से ही वो आ रहा था, आ रहा हाँ, है. यही है. यही है, ये आ जाएगा सर, मुझे लगता है 10-15 दिन में आ जाएगा. समझ रहे हो ना, ये अगर ज़्यादा, इसके अंदर अगर ज़्यादा पानी है और ज़्यादा क्लाउड है, अभी एक चीज़ होगा कि अभी इतना ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिलेगा, बिकॉज करेंटली इंडिया में विंटर आ गया ना, तो ये ड्राई है. दूसरा टाइम में क्या होता है ना, ये बहुत हीट रहता है, गर्मी रहता है ना, तो ये हीट है और ये कोल्ड है. हीट और कोल्ड में लड़ाई होता है ना, तो भयंकर होता है. ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा ना, भयंकर नहीं होगा, बिकॉज ये तो कोल्ड है ही. ठीक है, ये तो ठंडा है ही, लेकिन ये भी अभी कोल्ड है. अभी इंडिया में ठंड पड़ गया ना सर, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट. ठीक
ठीक है। जैसे आज से ही ठंड लगना चालू हो गया, मेरे को भी ठंड लग गया थोड़ा सा, तो ये बहुत बाड़ाबाड़ी नहीं करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना सर आप लोग, बाड़ाबाड़ी मतलब ज़्यादा जो भयंकर करता है वैसा वाला नहीं होता, इसलिए ठंड के टाइम पे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। सर जियोग्राफी क्लास लग रहा है, सॉरी सर, चलो आ जाओ। तैयो भी अंडरस्टैंड कि जहाज के बारे में क्यों ऐसे बोलते हैं कि जहाज शायद नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इसीलिए ऐसे बात कहते हैं सर। लेकिन आजकल काफ़ी डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी, एक्सीडेंट पहले से काफ़ी कम होता है। भूकंप को छोड़ के बाकी सब चीज़ प्रेडिक्ट हो जाता है आजकल, स्पेशली रेन इन्फॉर्मेशन तो प्रेडिक्ट हो जाता है। भूकंप के बारे में, मतलब अर्थक्वेक के बारे में अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया कि अर्थक्वेक कब होने वाला है उसको पता कर, मतलब ये अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया सर कि कब भूकंप, मतलब भूकंप कब होगा, ठीक है, आर्ट कब क्वेक होगा, हाँ इसके बारे में अभी भी टेक्नोलॉजी वो वाला बात नहीं कर पाया। ओके, पॉइंट सी देखो सर, डिलीवरी, इट्स फॉर्म एंड डेरिवेटिव्स। सर यही तो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या है सर? यही तो है फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट का। इसी को तो इक्विटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इक्विटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। डिलीवरी मीन्स अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ one person to another, section 2 subsection 2. As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on this behalf. लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी में भी अलग अलग डिलीवरीज होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो ये सब चीज़ लेके मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या फिर इसका जो रिलेवेंट लेक्चर्स है ना मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास है, जो रिसेंटली मैं दूसरा बैच में लिया था, तो उसी बैच का डिटेल्स में आपके मेरे पास है, मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगा। आप लोग घर पे एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। जिन लोगों का देरी है एग्जाम उनको मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है, बट जिन लोगों का आसपास सामने हैं वो प्लीज़ गो थ्रू कर ले, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा डाउन लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसी रिलेटेड क्लासेस जो है जिसमें ये एक्चुअल, सिंबॉलिक, कॉन्स्ट्रक्टिव सब समझा हुआ है, आप लोग एक बार मस्ट गो थ्रू करना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ बताऊंगा। ऐसे ऑलरेडी मैं बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी बता दिया, जैसे सेक्शन 4 सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये सब मैं डिस्कस कर चुका, बट फिर भी आपको मैं इसका जो रिगार्डिंग क्लासेस है मैं शेयर करता हूँ सेल ऑफ गुड्स का। आप लोग एक बार घर पे अपने टाइम लेके आराम से करो, और नेक्स्ट वीक अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट वीक के क्लास में ज़रूर आपसे सोल्यूशन करूँ, ठीक है सर? समझ में आया मेरा बात? हाँ सर, विश्वजीत, ज्योति, नील, बोलो। यस सर। ठीक है सर, यस सर। ठीक है। शुभश्री, समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक है, तो ये सेल ऑफ गुड्स का इंट्रो था। तो अभी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड करके जो भी आगे का लेक्चर्स है मैं अभी सभी को शेयर कर देता हूँ। आप लोग एक बार घर में अपने हिसाब से गो थ्रू करो, जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट वीक का जो लाइव क्लास रहेगा मैं उसमें आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, बता दो, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड क्लास जिन लोगों को शेयर कर दिया वो लोग करते रहो, जैसे विश्वजीत के पास है ना, विश्वजीत? यस सर। हाँ, तो बाकियों को भी मैं सेल ऑफ गुड्स का बाकी क्लासेस जो है कंटिन्यूएशन क्लास मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन लाइव क्लास में फिर से कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा लाइव क्लास चलेगा सर, ठीक है। मैं आज भी थोड़ा और कुछ पॉइंट बताता, बट थोड़ा सा सर्दी के कारण ना बोलने में और अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है सर। ओके, चलो फिर आज इतना ही है, और नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ सेल ऑफ गुड्स का जिनके पास है, ठीक है फिर। बाय सर। ओके सर मैम का क्लास 7:30। बाय सर। हाँ, मैम का क्लास 7:30 को होगा जिन लोगों का है। यस नील, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय।